प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल से पीडीएम अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। जल्द से जुलूस होने जा रहे हैं। कल मौलाना फजल रहमान ने सरबराही इजलास के बाद जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं और यह एहतजाज लॉन्ग मार्च तक जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैमागोइयाँ भी चल रही हैं। आज मौलाना गफूर हैदरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग के अपने अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं और ये इख्तलाफ सिर्फ मरियम और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर और भी लोगों के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। ये गफूर हैदरी साहब ने बात क्यों की? और फिर कल जो मीडिया टॉक की थी फजल रहमान साहब ने, उसमें हमने देखा था कि कोई नून लीगी रहनुमा इस गुफ्तगू के दौरान मौजूद नहीं था और उन्होंने मीडिया टॉक भी नहीं की। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद भी चूंकि फिजिकली इस इजलास में इस्लामाबाद में होते हुए भी शरीक नहीं हुए थे, तो उसको भी मानी खेज अंदाज में देखा जा रहा है। तो ये जो चैमागोइयाँ चल रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। मेरा सर पहला सवाल आपसे यही है कि आज मौलाना गफूर हैदरी साहब ये कह रहे हैं कि इख्तलाफात हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और फिर कल आप समझते हैं कि कल क्या हुआ कि जो मीडिया टॉक हुई फजल रहमान साहब की, उसमें हमने देखा कि कोई लीगी रहनुमा इस टॉक का हिस्सा नहीं था। एक तो मैं वजाहत कर दूं, आज ही इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का और शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की है और उसमें जो एहतजाज का सिलसिला है जो मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान किया था 20 अक्टूबर यानी कि कल से, तो उधर तो हमारी बिल्कुल वी आर ऑन बोर्ड पीडीएम की दूसरी जमातों से और मौलाना फजल रहमान के हवाले से। कल जब मौलाना फजल रहमान प्रेस टॉक कर रहे थे तो उस वक़्त एक इजलास था जो PMLN का होना था, शायद खान अब्बासी वगैरह ने वहाँ जाना था, तो इस वजह से वो उधर प्रेस टॉक में ज्वाइन नहीं कर सके थे। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। उस हवाले से सही है कि आप कह रहे हैं कि इमेजेस वो आने चाहिए थे कि एक साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद से जब ये आज ख़ास तौर पर जो इजलास हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने सदारत की है और उसी लाएअमल का ऐलान किया है जो मौलाना फजल रहमान ने कल किया था, तो मेरा ख्याल है आप वो आप नहीं समझते कि अगर शहबाज शरीफ साहब कल खुद इसमें शरीक होते? जी, आप गफूर हैदरी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। साथ में एक और सवाल ले लीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब अगर इस्लामाबाद में होते हुए इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, तो आपके ख्याल में अगर वो शिरकत कर रहे होते तो ज़्यादा फोर्सफुल ना होता, इससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट ना होता? जी सही है आपकी बात, ज़्यादा फोर्सफुल होता, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की थी, किस वजह से नहीं की थी। आई एम नॉट अवेयर। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरह मैं अभी बार बार तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आज उन्होंने चेयर करके सदारत की है और ये बात तो तय हो गई है। सो इससे वो कोई अपने आप को डिस्टेंस नहीं करना चाह रहे थे कि जी जो लाएअमल जो UIF का है वो हमारा नहीं है या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। मौलाना गफूर हैदरी ने जो बात की है कि जी PMLN में वो आपस में शायद यकसुई नहीं है जी। और उन्होंने शायद आपने ये कहा कि जी मौलाना सिर्फ मरियम और शहबाज शरीफ के हवाले से नहीं और भी हैं। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात है। देखिए मैक्रो लेवल पर जो होता है ना, जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें बिल्कुल सब ऑन बोर्ड होते हैं। अदरवाइज कोई ऐसे माइक्रो चीज़ें होती हैं कि जी आपने क्या लाएअमल इख्तियार करना है किसी भी हवाले से, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इतना सब कहने के बावजूद मेरा ख्याल है मीडिया को भी अब थक हार के या दूसरी जमातों को भी अब कि PMLN में आपस में कोई ऐसा कोई मेजर इख्तलाफ नहीं है जिसकी वजह से कोई मेरा ख्याल है कोई रुकावट हो। अच्छा ये बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च के मामले पर नून लीग और जमीयत उलमा इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान इत्तफाक नहीं हो पा रहा, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए अभी जो डिसाइड किया है कि जी देखिए पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा शदीद बढ़ती चली जा रही हैं, ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से और फिर उसके अलावा गुर्बत और बेरोज़गारी और दूसरे मसाइल जो हैं। तो एक तो जो तय किया गया है कि जी उस हद तक तो अवाम के पास जाना चाहिए महंगाई के हवाले से और दूसरी जो मुश्किलात हैं अवाम की, जैसे जैसे वो बात आगे बढ़ेगी फिर लॉन्ग मार्च की भी बात हो जाएगी। अच्छा चलें ये बताएं, पहले दिन से लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठीक है। चलिए ये बताएं कि बहुत सारी चैमागोइयाँ हो रही हैं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होने वाली है। क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? कोई मुलाकात तय है नवाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन साहब से? नहीं जी बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं है और
हमारी तरफ से भी कोई जाहिर है कोई कंफर्मेशन वगैरह या कोई इशारा नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब ने तो खुद कहा जब वो कल शायद या परसों पहुंचे हैं लंदन में कि उनका कोई सियासी वो कोई पॉइंट नहीं है वहाँ लंदन में, जिसके लिए भी गए अपनी निजी मसरूफियात की वजह से, बिजनेस होगा या मेडिकल रीजंस होंगे, लेकिन सियासी कोई नहीं। और नवाज शरीफ साहब के साथ तो बिल्कुल ही कोई आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड के कोई चांस नहीं मुलाकात। और क्या यह बात दुरुस्त है कि पिछले विजिट में नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी थी मुलाकात के लिए और उन्होंने इनकार कर दिया था कि इसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पता नहीं किसने फैलाई है कि नवाज शरीफ साहब ने दावत दी जहांगीर तरीन साहब को और उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहांगीर तरीन इज अ फ्री मैन, मतलब इन अ सेंस कि दावत ही नहीं दी या इनकार नहीं किया किसी भी पार्टी के। नहीं मतलब इनकार का तो मुझे नहीं पता, दावत ही नहीं दी गई। तो जहांगीर तरीन मेरा नहीं ख्याल है कि अगर उनको दावत देते नवाज शरीफ साहब तो वो क्यों ना मिलते। वो कोई पार्टी के डिसिप्लिन के मातहत तो नहीं है, ना वो पीटीआई में ऑलमोस्ट नहीं कहना चाहिए कि वो उसमें पीटीआई में तो नहीं है इस वक्त मौजूद। अपनी उनकी जो भी सियासत है, अपना धड़ा है उनका पीटीआई से जो अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है इस वक्त तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात करने का। सही है। अच्छा जुबैर साहब ये बताइए कि आप मुतालबा कर रहे हैं, पीडीएम की जमातें मुतालबा कर रही हैं कि ये हुकूमत घर जाए और नए इंतखाबात कराए जाएं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि चंद दिन में हुकूमत चली जाती है और नए इंतखाबात के लिए जो आपका मुतालबा है और इसी सिस्टम के तहत इंतखाबात होते हैं तो क्या मिलेगा दोबारा आपको? क्योंकि आपका तो पहले इल्ज़ाम है कि यहाँ पर लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं देखें, एक तो मैं चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ की बात करते हैं वो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। आप भी एग्री करेंगे कि हम हर प्लेटफॉर्म से आइन की बालादस्ती। तो आइन में चेंज का तो एक ही तरीका है और वो है जाहिर है इंतखाबात के थ्रू, और तो कोई तरीका नहीं है कि किसी को धक्के दे के निकालने का तो कोई तरीका नहीं है। प्रेशर डालना बिल्कुल वो आइन के मुताबिक है कि आप हुकूमत वक्त पर प्रेशर डालें, और हुकूमत वक्त अगर समझती है कि जी वो नहीं संभाल सकती या चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है तो वो अर्ली इलेक्शंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिल्कुल हो सकते हैं और हमारे आइन में भी इजाज़त है। तो ये कहना कि जी हम उसी सिस्टम में वापस चले जाएंगे, हाँ उसी सिस्टम में वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने जो शोर मचाया है जिस चीज़ को हर प्लेटफॉर्म से वोट को इज्जत दो, तो उसके बहुत से माने निकलते हैं। एक तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी का निकलता है। अब वो कैसे हासिल की जाएगी? आइन में तो बिल्कुल दर्ज है, आइन में तो कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी जो स्पिरिट है और इसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसमें हर इदारा अपने उसमें जो भी लिमिट्स डिफाइंड हैं आइन में उसमें रहे, और इवन प्लेइंग फील्ड सब पॉलिटिकल पार्टीज को 5 साल पूरा करता हुआ देख रहे हैं, आइन के तहत सबको चलना चाहिए। मैं अगर इमरान खान का सपोर्टर होता और उनके हुकूमत में होता तो मैं खुद उनको कहता कि जी मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है कि आप अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लें, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चांस निकलता है उनका कि वो आवाम के पास वाफिया, बिकॉज इस वक्त उनका मसला क्या है, इस वक्त वो कंट्रोल से बाहर हो गई उनसे चीज़ें। फिर वो कहते हैं माफियाज उनके पीछे पड़े हुए हैं, फिर वो कहते हैं सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो फिर उसका एक ही तरीका होता है कि वो जाएं अवाम के पास और कहें कि और फ्रेश इलेक्शंस करवाएं। बहुत शुक्रिया आप मुझे मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि क्या आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। अगर हैं तो ये डेडलॉक किस नौयत का है और क्या शराइत हैं जो हुकूमत पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, और अगर ये कर्जा पाकिस्तान को नहीं मिलता, आईएमएफ की अगली किस्त नहीं आती, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इसके बारे में तासुर यह मिल रहा था कि शायद ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन बार बार वजारत ख़जाना की तरफ से ये वजाहत की गई है कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात अभी जारी हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम नहीं भी हुए हैं तो भी
ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा है। इस पर बात करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया। ये कहना तो शायद दुरुस्त नहीं है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं यकीनन, लेकिन ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि डेडलॉक है बड़ा शदीद किस्म का? अगर डेडलॉक है तो फिर मुज़ाकरात थोड़ी होते हैं, उसको फिर तो कुछ और वर्ड देना चाहिए ना। मेरा अपना ख्याल ये है कि मीडिया जो है थोड़ी सी जो है जल्दबाजी कर रहा है क्या सराइयाँ करने में, या तो वो उस मुज़ाकरात का हिस्सा हो, जैसे अक्सर यहाँ पे होता है कि जब अपोजिशन और हुकूमती जमात में हो रहा होता है तो वो अंदर से कोई खबर लीक कर दें, या तो मीडिया में कोई वजारत ख़जाना में बैठा हो, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तर्जुमान हूँ, मुझे नहीं पता है कि डेडलॉक है तो वो कहाँ से खबर आ रही है, या IMF में उनको कोई बता रहा हो उनको, तो एक अलग ये बात है। तासुर शायद इसलिए पैदा हुआ है मुज़म्मिल साहब क्योंकि शायद पिछले हफ्ते में लोग ये तवक्को कर रहे थे, जुम्मे को ये तवक्को कर रहे थे कि कुछ इसका रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन अभी तक नहीं निकला। इससे शायद इन अफवाहों को तक़वियत मिल रही है। नहीं, वो तवक्को क्यों कर रहे थे? किसी कहीं पे IMF ने कोई तारीख बताई थी या वजारत ख़जाना ने कोई तारीख बताई थी कि जुम्मे की रात को हम बता देंगे आपको? कहीं पे कोई ऐसी जगह कोई लिखी हुई थी या कोई ऐसा था? कहाँ से तवक्को, किस तरह खुद बैठे बैठे तवक्को बना ली? सही है। चलिए ये बता दीजिए कि क्या ऐसी शराइत हैं IMF की तरफ से जिसको पाकिस्तान के लिए मानना आसान नहीं है? देखिए, 1980 से IMF पाकिस्तान से डील कर रहा है। IMF आपको भी पता है बगैर शराइत के तो बात ही नहीं करता। शराइतें होंगी और जहां पे हम एग्री कर सकते हैं हम करेंगे, जहां पे नहीं कर सकते हम नहीं करेंगे, और उसी की वजह से, वरना तो हम जून में कर लेते ये चीज। जून में नहीं की, इसका मतलब यही है ना कि हमारा अपना एक व्यू पॉइंट है, हम उसको लेके चल रहे हैं। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइए कि ये अब सोर्सेज से अगेन अब आप कहेंगे कि क्या जो लोग खबरें दे रहे हैं क्या वो IMF के साथ बैठे हुए, लेकिन बहरहाल सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि IMF की एक शर्त ये है कि जो हमारे जो मुस्तस्ना सेक्टर्स हैं टैक्स से, उन पर 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाए, और इससे जो हुकूमत है अगर ये बात मान जाती है तो 330 अरब रुपए का नया सेल्स टैक्स जो है वो लगेगा, यानी 330 अरब का सेल्स टैक्स जो है इस्तिस्ना ख़त्म होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो आपको इस चीज के बारे में कोई नहीं बता सकता क्योंकि मैं मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ, नंबर एक। और जब मैं एज अ तर्जुमान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ और मेरे तक ये बातें नहीं पहुंची, तो जिन तक ये पहुंची है ये जरूर अपनी वजाहत दे दें, लिस्ट दे दें। और दूसरी बात ये कि देखें, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब बजट आता है तो आप सारे लोग जी टैक्स नहीं लेते, टैक्स नीचे है, टैक्स नीचे है, टैक्स नीचे है। जब टैक्स लगाने जाते हैं तो कहते हैं जी टैक्स क्यों लगा रहे हैं। अब वो जो है, अब 1 मिनट के लिए आपकी बात को रख लेते हैं कि जी सेल्स टैक्स लग रहा है जो मुस्तशना थे। पहला सवाल कि वो मुस्तशना चीजें कौन सी थी और वो मुस्तशना क्यों रखी हुई थी, किसको फायदा दिया जा रहा था, ठीक है। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये कि अगर जिन चीजों पे लगता है ये लगना है, उससे आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि अगर बाहर से इंपोर्टेड साइकिल आ रही है और वो जो है उस पर सेल्स टैक्स नहीं है तो उस पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मुझे ये बता दें। अगर महंगी 1.5 लाख 2 लाख की कोई साइकिल आ रही है बाहर से। सही है, बिल्कुल ठीक है। जो आप अगर इंपोर्ट्स की हौसला शिकनी करना चाहते हैं तो लगना चाहिए, बिल्कुल सही। नहीं, अगर कोई इस तरह की साइकिल आ रही है जो टैक्स पे अगर सही है, अगर 2 लाख की साइकिल मंगा रहा है, मोबाइल फोन है, अगर वो 2.5 लाख का मोबाइल फोन मंगा रहा है और उसमें अगर कोई स्टेशन है, हाँ सस्ता मोबाइल फोन 5,000 3,000 10,000 वाला, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ एप्पल 13 हो गया, कोई और ऐसी चीज होगी। अगर उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसका महंगाई से क्या ताल्लुक है? तो एक अमीर, एक तो शशका है, ये शौक है, उसको पूरा कर रहे हैं। अगर उस पर कोई चीज लग रही है तो बुरी है चीज, अच्छी है, मुझे ये बता दें, आप लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे इसको? सही है। अच्छा ये बता दीजिए मुज़म्मिल साहब कि क्या मुज़ाकरात की तकमील के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है? देखें, कोई टाइम फ्रेम, कोई तारीख नहीं है इसकी। हो सकता है कि आज रात 12 बजे आपको खबर मिल जाए, कल दोपहर को मिल जाए, जुमेरात को मिल जाए। खबर ये आप लोगों के लिए कि वजीर खजाना न्यूयॉर्क में थे, वो कल रात के जो है वाशिंगटन आ चुके हैं, आज अमेरिका में सुबह हुई हुई है और वो मुज़ाकरात का हिस्सा है। मीडिया ने जो इतवार वाले दिन जो है ताला लगा दिया था प्रोग्राम पे कि जी मुज़ाकरात फेल हो गए, तो वो अगर वहाँ हैं तो वो मुज़ाकरात के हिस्सा बने हुए हैं। फिर एक मीडिया ने लगा दिया था कि दोहा से टीम उठ गई है। अगले अमेरिका बैठे हैं, दोहा से उसका क्या वास्ता? IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, तो वो तो अब हम हर एक को तो नहीं जवाब दे सकते ना।
आपके ख्याल में इस बात में कोई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो कोविड-19 के लिए जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट या जो 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की माली इमदाद के हवाले से डॉक्यूमेंट था वो मांगा गया और उसको स्टडी किया गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देखते हैं? देखिए, बात ये शुरू की थी, कभी कहते हैं कि सेल्स टैक्स में स्टेशना, कभी कहते हैं बिजली पे बात आ गई, कभी कहते हैं पेट्रोल की कीमत पे, अब ये आ गई। ये तो अब देखें 2 दिन में 3 दिन में डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप सारों को पता लग जाएगा। अगर ऐसा कोई इशू होगा तो वो छुपा थोड़ी सकते हैं। तो वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना कि किस किस बात का जवाब दें, जो हम तो खुद सुन के परेशान हो जाते हैं। सही है। आखिरी सवाल ये है कि इंपोर्ट्स में 65% का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, जाहिर है उसकी वजह ऑयल प्राइसेस में इजाफा भी हो सकता है और इसके अलावा जो है वह हम फूड आइटम्स में इजाफा भी इसकी एक वजह देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इजाफा हुआ है। अब इसको हम कंपनसेट करने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व्स ही को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आपने कहा कि बहुत अच्छे तारीखी हैं इस वक्त, लेकिन उसमें 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ई हुई है। तो आप इसको तशवीश की वजह देखते हैं? एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुने, मईशत है, हर रोज बैंक में पैसे आएंगे और हर रोज बैंक में पैसे जाएंगे, एक हफ्ता ऊपर होते हैं, एक हफ्ता नीचे होते हैं। बात यह है कि आपने कहा इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम ये कहते हैं कि इंपोर्ट्स में कोई अगर अभी इस वक्त गैर जरूरी चीज़ है, हम उसको कट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा गाड़ियों की इन्होंने कुछ चीज़ें की और दूसरी चीज़ें आ रही हैं सामने, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून और हम में फ़र्क क्या है। मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी 1.5 साल में रिजर्व्स में से पैसे खर्च किए और अपने जो उनका जो करंट अकाउंट खसारा था उसके लिए पैसे को अरेंज नहीं किया, इसलिए 14 अरब डॉलर से जो है 8 अरब डॉलर रिजर्व हो गए और 11 अरब डॉलर एडिशनल कर्जा लिया था। ये हुकूमत जो है, इनके पास अभी इतने रिजर्व हैं कि ये अगले 1.5 साल गुजार सकते हैं, जो अगर मुस्लिम लीग नून के फॉर्मूले से जाएं। ये ऐसा नहीं कर रहे, उल्टा ये रिजर्व्स बिल्ड अप कर रहे हैं ताकि जो इन्होंने 2023 में तकलीफात देखी, 2018 में तकलीफ देखी, तो 2023 में जो भी आए उसको वो तकलीफ ना हो। तो इंपोर्ट बिल बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, उसका इंतजाम करना ताकि आपके जो बफर पड़ी हुई है उसको आप खर्च कर दें। अगर आपकी जमा पूंजी आप सारी खर्च कर दें और अल्लाह अल्लाह करके जो है तवक्कल पे चले जाएं, ये मुल्क है, ये जो है इस तरीके से नहीं चलता। तो ये हमारी पोजीशन है कि हम जो है उसके लिए फ्लोस क्रिएट कर रहे हैं और अभी तक हम कामयाब हैं इसमें। जो है ये अभी देखें, आज ही करंट अकाउंट का नंबर आया है, 3.25 अरब डॉलर का जो है इस सेमाई में जो है करंट अकाउंट खसारा आया है और रिजर्व में सिर्फ 1 अरब डॉलर जो अभी आपने बात की वो कर्जा उतारा है हमने, ठीक है ना। तो इससे अंदाजा लगाएं कि हम उसकी पोजीशन को क्रिएट भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हसन साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम करने के लिए। मुज़म्मिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान वज़ारत ख़जाना, और उनका कहना यह है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक के हवाले से कोई ख़बरें उनके पास नहीं है, ना वो इस टीम का हिस्सा हैं। क्या बातें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, इस बारे में वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं, और वो कहते हैं कि इंतज़ार किया जाए उस डॉक्यूमेंट का जो हमारे सामने आएगा तो पता चलेगा कि किन चीज़ों पर बहस हो रही है, कौन सी शराइत IMF की हैं और पाकिस्तान हुकूमत कौन सी शराइत मानने से रिलक्टेंट है। लेकिन सरे दस्त तर्जुमान वज़ारत ख़जाना के पास इसकी तफसीलात मौजूद नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने बहुत रिलक्टेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लिया है और बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है, लेकिन दिन पीछे रह गए हैं सिर्फ 40। अब 40 दिन में क्या होगा, क्या इख्तियारात दिए जाएंगे, क्या इनको वसाइल दिए जाएंगे, क्या इनको दफातर और स्टाफ भी दिया जाएगा 40 दिन के अंदर या नहीं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन लोगों के जो अपने इन ओहदों पर बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इस कई महीने के बाद, और रिलक्टेंस क्या है पंजाब हुकूमत को, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत ने बहुत रिलक्टेंस के बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मान लिया है कि बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल किया जाए, और कई माह के बाद अब बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये उस वक्त किया गया है जब ये मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 40 दिन बाकी रह गए हैं। अब इस 40 दिन में बल्दियाती नुमाइंदे क्या काम कर सकेंगे, क्या उनको स्टाफ मिलेगा, क्या उनके दफातर उनको मिल जाएंगे, क्या उनको वसाइल मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, मेयर लाहौर। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। और मियां महमूद रशीद साहब सूबाई वज़ीर बल्दियात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। कानूनी जंग तो बिलाखिर आप जीत गए, तवील कानूनी जंग थी ये, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट से आप ऑर्डर हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, आप लाहौर हाई कोर्ट चले गए, लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब वहां पर अभी ये मामला चल रहा है कि नोटिफिकेशन हो गया है। इसको आप कामयाबी के साथ साथ आइंदा दिनों के लिए कितनी उम्मीद देखते हैं, क्या कर पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए जी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसने जब हम चले गए कि हमें इन्होंने खत्म कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 मार्च को हमें बहाल किया गया। साबित हो गया कि इन्होंने आइन शिकनी की है। उसके बाद इन्होंने हमें 8 महीने इख्तियारात नहीं दिए और गैर कानूनी तौर पर 140A की नफी करते हुए फिर आइन शिकनी की और सरकारी मुलाजमीन से इन्होंने लोकल गवर्नमेंट चलाई। और अब ये फिर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे वाले दिन इनको कहा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि इनको फौरी तौर पर इनके ऑफिसेज में बिठाया जाए और इनको इख्तियारात दिए जाएं। इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें इन्होंने सिर्फ जो ऑर्डर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को इन्होंने कहा कि जी इनको हमने खत्म, इनको वापस भेज दिया गया है, या जिस लेटर के तहत वो एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे वो खत्म कर दिए। और पूरे पंजाब में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में जो एमओज हैं, जो चीफ ऑफिसर्स हैं, वो अभी तक पोस्ट नहीं किए। सुबह हमारी तारीख है चीफ जस्टिस साहब के पास, हम उनसे ये कहेंगे कि जी इनको पाबंद करें कि ये आर्टिकल 140A के तहत हमें इख्तियारात दें। ये सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में बनी बनाई हुकूमतें जो है वो तोड़ी गई और 30 महीने की। चलिए, मैं करण साहब जरा साथ रहिएगा, मियां महमूद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं 1 मिनट में वापस आता हूं आपके पास, करण साहब वापस आ जाता हूं, इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। मियां साहब, ये बताएं कि रिलेक्टेंस क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट का 25 मार्च को ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी तक आप नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। क्या रिलेक्टेंस थी पंजाब हुकूमत को बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने में? नोटिफिकेशन तो हमने कर दिया, असल प्रॉब्लम उसमें कानूनी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि ये जो बहाली हुई थी वो 2013 के एक्ट के तहत हुई थी जी, जबकि 2013 का एक्ट जो है वो रिपील हो गया है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके तहत जितने अदारे थे वो सारे वो खत्म हो चुके हैं। 2019 का एक्ट असेंबली ने नए सिरे से पास कर लिया जी, 4 मई 2019 को बहाल कर दिया और उसमें फाल भी कर दिया, इनको दफातर दे दिए, ये जाएं अपना काम करें, कोई रुकावट इनके काम में नहीं है। नहीं, लेकिन ये सब अब ये कैसे होगा? 2013 के एक्ट के तहत तो आप खुद फरमा रहे हैं कि वो एक्ट तहलील हो गया, नया एक्ट आ गया, तो नया एक्ट तो इस सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो नया एक्ट की मौजूदगी में ये कैसे काम करेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए हम रिव्यू पिटीशन में गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसमें हमारी रहनुमाई करें जी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये हुकूमत ने पहली दफा किया है, शहबाज शरीफ 3 मरतबा ये काम कर चुके हैं। जब वो इलेक्ट हुए थे, आते ही सबसे पहले उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात जो हुए थे, अदारे काम कर रहे थे, उनको डिसमिस किया था। कर्नल साहब, अब वो कह रहे हैं कि जी ये बुनियादी तौर पर डिले की वजह ये थी कि 2013 का एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, जिसके तहत आपके इलेक्शन हुए थे। ये एक्ट तो एग्जिस्ट करता है 2019 का, जिसके तहत आपको मुअत्तल कर दिया गया था। तो अब ये कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, आप काम ही नहीं कर सकते इस एक्ट की मौजूदगी में, कैसे काम करेंगे? आपके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे। देखिए, 8 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया और उस वक्त ये कह रहे थे जी कि हम ये कौन से एक्ट के तहत हम आपको चलाएंगे। उस वक्त इनको समझ नहीं आ रही थी। अब आप मिनिस्टर साहब खुद फरमा रहे हैं कि 2013 के एक्ट के तहत इनको बहाल किया गया, तो अब 2013 का एक्ट ये सुबह इंटैक्ट कर दें, क्योंकि इनका जो 2019 का कानून है, आपको पता होगा कि उसके ऊपर 4 जो है वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और अभी इन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करके 2013 के करीब ले गए हैं। उसमें इन्होंने जिलाई काउंसिलें दोबारा से बना दी गई हैं, जबकि पहले इन्होंने खत्म कर दी थी, और उसके बाद इन्होंने तहसील काउंसिल्स बनाई थी, वो इन्होंने खत्म कर दी हैं, और फिर वही जो है ना वो दोबारा। अब आप कह रहे हैं कि वो 2013 के एक्ट को ये बहाल कर दें, ये एक दस्तखत से नहीं होगा, शायद इसके लिए दोबारा असेंबली में जाना पड़ेगा ना। अगर असेंबली में जाते हैं और खुद पीटीआई के ही 10-15 लोग आपके इस एक्ट के हक में वोट नहीं करते, तो ये हो ही नहीं पाएगा। जनाब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे नहीं पता कि ये जो है ये किस तरीके से इसको चलाएंगे। उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो उसके डिटेल जजमेंट आई थी चीफ जस्टिस साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसको ये पढ़ते हैं ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कानून शिकनी की इसलिए
कि पूरे पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो 86% जीते हुए हैं और लाहौर में हम 97% जीते हुए हैं। ये सिर्फ सियासी चपकलिश और इनके दिल में जो बुल्स भरा हुआ है। वो हवाला दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने भी यही किया था जब वो उनकी हुकूमत आई थी, उन्होंने भी यही किया था। नो, हमने नहीं तोड़ा था। रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कीजिए। शहबाज शरीफ साहब ने टाइम पूरा करवाया था, उसके बाद इलेक्शन में डिले हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि आपके अब कई चेयरमैन हैं जिनके दफातर खत्म किए जा चुके हैं, स्टाफ उनके पास मौजूद नहीं है, दिन पीछे बचे हैं 40। अब आप क्या समझते हैं कि अगर आपको ये एक्ट बहाल हो भी जाता है, कितना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि इन्होंने 8 महीने जाया किए और आज इनको होश आया कि हम 2013 के तहत बहाल हुए। इनको पहले इस चीज की समझ नहीं लगी थी। अब अगर इन्होंने हमें इख्तियारात 2013 के तहत ना दिए तो ये डेफिनेटली ये बगावत के ज़मरे में आएगा। हम आर्टिकल 6 के तहत मियां महमूद रशीद साहब, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक तो ये बताइए कि क्या आपको ये क्या नजर आ रहा है अगले 40 दिन में जो इनके एतराज़ात हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास दफातर नहीं है, और फिर आप कानूनी पेचीदगियों का भी जिक्र कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये बहाल हो सकते हैं? नोटिफिकेशन तो हो गया। देखिए, बहाल हो सकते क्या है, ये जाके अपने दफ्तरों में बैठे और अपने काम करें। ये कह रहे हैं कि इनको पहले पता नहीं था, बिल्कुल हमें पता था, इसीलिए इसके अंदर ये डिले भी हुई। हमने ट्रांजेक्शन कमेटीज बना के इसका कोई हल निकालने की कोशिश की कि कौन कौन, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी ने भी 2019 के एक्ट को वो नहीं छेड़ा। उसको कहा कि ये पार्लियामेंट का पास करना है, सूबाई असेंबली का, ये बिल्कुल हम इसमें मुदाखलत नहीं करते और ये इसी तरह से रहेगा। अब इशू ये है मियां साहब, अगर आपने इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये तशरीह अभी मांगनी है कि जी हम क्या करें कि 2013 का एग्जिस्ट नहीं करता, 2019 का जो है उसके तहत ये काम नहीं कर सकते, तो फिर आपने उससे पहले नोटिफिकेशन क्यों किया है? देखिए, नोटिफिकेशन क्यों किया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पाबंदी थी हमारे ऊपर कि आप ये करके लेके आए। ये पाबंदी तो सर मार्च से थी, 8 महीने हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुन लेना। आप मुझे ये बता दें कि वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2019 का सारा एक्ट बहाल रखा और उसकी दफा 3 को मुअत्तल करके कहा जिनको बहाल कर दें। हम उसमें रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं कि जनाब इसमें हमारी रहनुमाई करें कि ये किस तरह से बहाल करें। आइन और कानून यकतरफा बात तो नहीं करता, वो ये 140A की तो सारी बातें करते हैं। असेंबली ने अगर एक कानून को कलअदम करार दे दिया, वो रिपील हो गया। आपकी नजर में इसका हल क्या है? दोबारा असेंबली के पास जाकर उसी पुराने एक्ट को दोबारा से पास कराना होगा असेंबली से? जी, हम इसके लिए जो भी कानूनी तरीका अख्तियार करना होगा उसी के लिए हम रिव्यू पिटीशन में। और वो कानूनी तरीका आपकी दानिश में क्या है मियां साहब? आपने ज़ाहिर है इस पर मुशावरत की होगी, राय ली होगी कानूनी। देखिए, मैंने तो ये कह दिया कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि आप हमारी रहनुमाई करें इस बारे में कि जिस कानून के तहत आप ये अदारे आपने बहाल किए उस। मियां साहब, ये बताइए कि बलदियाती इंतखाबात आप नए बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराते? बिल्कुल, हमें तो कोई एतराज नहीं, हम कराने को तैयार हैं। कब कराएंगे? 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। या इलेक्शन कमीशन ने करवाना, उसकी आईनी जिम्मेदारी है, वो जब अनाउंस करेगा हम तैयार है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कि कराची के शहरी सितंबर के महीने में 212 गाड़ियों से और 4381 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। ये मोटरसाइकिलें और गाड़ियां या तो छीन ली गई या गन पॉइंट पर लूट ली गई और फिर ये रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान ले जाई जाती हैं, जहां पर इनको बेचा जाता है या इनका कारोबार किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिपोर्ट बता रही है कि किन किन इलाकों में ज़्यादा वारदातें होती हैं, उन इलाकों में CPLC और दीगर महकमे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, अपनी विजिलेंस क्यों नहीं बढ़ा रहे और रुकावट क्या है? एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सितंबर के महीने में कराची के शहरियों को 212 गाड़ियों और 4381 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। ये मोटरसाइकिलें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में या तो छीनी गई, गन पॉइंट पर जो है वो लूट ली गई और उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक इसको बलूचिस्तान हब के रास्ते से ले जाया जाता है जहां पर इनकी मंडी मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में हालात बेहतर हो जाने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में शहरियों की अमलाक से उनको महरूम किया जाना, ये किस किस इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मेरे साथ अहमद चनई साहब मौजूद हैं, साबिक CPLC चीफ हैं। अहमद चनई साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो फिगर हमारे सामने आई हैं ताज़ा तरीन,
ये ताज़ा रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक 212 गाड़ियां और फिर 4,381। पहले तो ये कहिए कि ये मामूल के मुताबिक फिगर्स हैं, इतना ये क्राइम जो है इस रेशो के साथ पहले से हो रहा है, ये मामूल है, कारकर्दगी में कमी वाकई हुई है या ये तादाद बढ़ी है, कम हुई है? इसको कैसे आप देखते हैं, इसको एनालाइज कैसे करते हैं इन फिगर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, ये मोरलेस सेम फिगर्स हैं जो पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। बड़ा स्टैग्नेंट है, इस क्राइम में जो है वो कमी हम देख नहीं रहे, बल्कि कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपने ये कहा कि 200 गाड़ियों का जिम्मेदारी आती है, 200 मोटरसाइकिलों का फर्क है जी। जी 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 जी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी आती है और किस तरह होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस ने, कराची पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है, एंटी कार लिफ्टिंग सेल, जिसके जरिए जो है वो ये स्पेशल यूनिट है, गाड़ियों की या मोटरसाइकिलों की चोरी जो है वो रोके जाने के इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन मैंने बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा है कि ये काफ़ी नहीं है कि एक 200-250 लोगों पर मुश्तमिल सेल जो है वो इस पूरे कराची में जो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़ायद का एरिया है, जो मैं समझता हूँ कि 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान की आबादी का एरिया है, वो उसको मैनेज कर सके। देखिए, ये स्ट्रीट क्राइम है और जब बड़े क्राइम ख़त्म होते हैं तो ये बतदरीज स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जाता है। फिर 2 अहम चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आज तक हम या हमारी पुलिस जो है वो उसको रोक नहीं सकी, कि शेरशाह वो मंडी है कि जहाँ मोटरसाइकिल चोरी होती है, आती है, खुलती है, पार्ट्स जो है वो बिक जाते हैं। इसी तरह गाड़ियाँ भी हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी की पूरी 2 से 4 घंटे में वहाँ खुल जाती हैं और बिक जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि जब हम अपने अंदर के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको नहीं रोक सकते, तो फिर हम कराची के बॉर्डर्स के बलूचिस्तान लेके जा रहे हैं, सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाकों में लेके जा रहे हैं। और मोटरसाइकिल तो ले जाना बहुत आसान है कि जी आप जो शहर के मुख्तलिफ रास्ते हैं बाहर निकलने के। लेकिन अहमद चेनाई साहब, जो डेटा सीपीएलसी के पास मौजूद है उसके मुताबिक जिन इलाकों में ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, मिसाल के तौर पर वसीम बाग पार्किंग है, फर्नीचर मार्केट है, या ब्लॉक 13D है, जो ब्लॉक 13D की फर्नीचर मार्केट है, या गुलशन इकबाल है, या पीपल्स चौरंगी है, पीपल्स चौरंगी कॉर्नर है, या कुछ और इलाके हैं, तो ये तो सीपीएलसी के इल्म में है। क्या इन इलाकों में सर्विलेंस बढ़ाई नहीं जा सकती? देखिए, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। ये वो इलाके हैं कि जिनका इजी एक्सेस है कराची से बाहर जाने का। अगर आप गुलशन की बात करते हैं, ब्लॉक डी की बात करते हैं, तो गुलशन से जो है वो एग्जिट 3 जगहों से बनता है, चाहे वो बलूचिस्तान के रास्ते से आप निकल जाएं, चाहे सुपर हाईवे से निकल जाएं, चाहे नेशनल हाईवे से निकल जाएं। इसी तरह जब आप पीपल्स चौरंगी वगैरह की बातें करते हैं तो वो भी जो है वो बहुत ईजी एक्सेस है नेशनल हाईवे या कराची के दूसरे इलाकों से बाहर निकलने का। ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं कि आज मैं नई बात कर रहा हूँ, ये हमारी पुलिस के इल्म में भी है, हमारे हुक्म वाला के इल्म में भी है। और अगर उस पर फिर भी ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पुलिस के जो जिम्मेदारान है उनका लैप्स है। आपके ख्याल में ये सिर्फ नाअहली है या मिली भगत भी हो सकती है? आप रहे हैं इतना अरसा चीफ रहे सीपीएलसी के, आपके ज़माने में क्या हुआ करता था? देखिए, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, उनकी मिली भगत अपनी जगह पे ज़रूर होती है, लेकिन ओवरऑल 95% जो है वो ऐसा नहीं होता। ये 2-5% काली भेड़ें होती हैं डिपार्टमेंट में जो ये काम करती हैं, लेकिन बाकी 94.5% का ये काम होता है कि जी उन चीज़ों को रोकें, अपनी तमाम अहलियत का इस्तेमाल करें। और अगर अहलियत का इस्तेमाल नहीं होता तो जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि नायल हैं, वो मैं भी माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा चेनाई साहब, ये बताइए कि जब हमें ये मालूम है कि और इदारों को मालूम है कि ये हब के रास्ते बलूचिस्तान जाता है, ये सारा मटेरियल खुल कर या इसके अलावा साबुत गाड़ी भी जा रही है, अगर तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया है, आइडेंटिफाई किया उन इलाकों पर जहाँ पर इनका कारोबार हो रहा है? बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन बोर्ड रही है कभी या अभी है? देखिए, हमेशा ऑन बोर्ड रही है। यहाँ से हम अपना लैपटॉप लेके जाते रहे हैं, बलूचिस्तान में गाड़ियाँ हमारे सामने नज़र आती हैं। जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पाती, और इसके बाद वहाँ गाड़ियाँ जब जाती हैं दूर दराज के इलाकों में जाती हैं तो वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी। उनका भी काम ये होना चाहिए कि जो एक नेशनल डेटाबेस बना हुआ है, गाड़ियों जो छिनी हुई गाड़ियाँ हैं वो फ़ौरन नेशनल डेटाबेस पर चली जाती हैं, तो उनकी स्पॉट चेकिंग भी करें, उनकी जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो उसकी तलाश भी करते रहें, क्योंकि यही पता है हमें कि जी अंदरूनी सिंध चली गई या फिर बलूचिस्तान चली गई या फिर जाकर फाटा के इलाकों में जाके हमारी गाड़ियाँ चल रही होती। तो आज मैं समझता हूँ एक बार फिर
ये नेशनल कंसेंसस को बेदार करने की जरूरत है कि ये इसको बहुत शुक्रिया अहमद चनाई साहब, बहुत शुक्रिया। साबिक CPLC चीफ हमारे मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि कराची में अमन कायम हुआ है लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स में कमी वाकई नहीं हो रही और ये यकीनन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। एक और मामले पर बात करते हैं और वो ये है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की पाकिस्तान में दाखिले की तीसरी कोशिश नाकाम बना दी है। अब बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं इससे कि भारतीय आबदोज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश क्यों कर रही है बार बार। इसके साथ साथ ये कि जब एक आबदोज पकड़ी जाए तो उसकी क्या हैसियत बाकी रह जाती है, पाकिस्तान ने इसको कैसे ब्लॉक किया, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। कमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कमोडोर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, ये भारतीय आबदोज बार बार पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश क्यों कर रही है, क्या अज़ाइम लेकर पाकिस्तान दाखिल होना चाहती है? देखिए, दुश्मन हमेशा जो है वो ज़माना अमन में ख़ास तौर से इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है और ये जितनी सबमरीनें हैं इनमें से कमांडोज को भी लैंड किया जा सकता है पाकिस्तान के साहिल के ऊपर तखरीब कारी के लिए जी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवी के जहाज हैं, मूवमेंट हैं, उनको भी मॉनिटर करना और जो हमारे इलाके में एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जैसे अभी नसीमुल बहर हुई थी, जैसी अभी अमान के साथ एक्सरसाइज हुई है और हमेशा एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, तो दुश्मन की सबमरीन जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसका आना, उसके हदफ, उसकी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं। सवाल यही पैदा होता है यहाँ पे कि जब उनकी सबमरीन पाकिस्तान की तरफ रुख करती है तो बेसिक जो ट्रेनिंग है सबमरीनर की वो ये बताती है कि किसी सूरत से फड़ाई नहीं देना, पकड़े ना जाना जी। चूंकि पकड़े जाने की सूरत में सबमरीन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। सबमरीन की सबसे बड़ी सलाहियत ये मानी जाती है कि वो पकड़ी ना जाए, तो अगर वो पकड़ी जाए तो क्या वो फिर भी सबमरीन की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है? जी, बात ये है कि आप देखें कि 2016 में एक दफा आई, पकड़ी गई, 2019 में आई, पकड़ी गई, 2021 में आई, पकड़ी गई। दुनिया में जितने लोग सबमरीन चलाते हैं और ये मुसल्लमा हकीकत है और ट्रेनिंग का बुनियादी जुज है कि आप दुश्मन के हवाई जहाज, उनके सरफेस शिप, उनकी किसी तरह इत्तला में आए बगैर, चूंकि सबमरीन का काम है सरप्राइज अटैक, सरप्राइज काम करना, पानी के नीचे रह के काम करना, पानी के ऊपर नहीं आना। पानी के ऊपर आने का मतलब है मौत को दावत देना जी। चूंकि जो सही है, तो फिर कमोडोर साहब ये बताइए, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि सबमरीन पानी के ऊपर आई हुई है, भारत इस पर की जस्टिफिकेशन ये दे रहा है, हम उसके मीडिया में देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी इसके इंजन में कोई फॉल्ट हो गया था, इसकी वजह से ये सतह आप पर आई है। आपके ख्याल में ये क्यों पानी की सतह पर आई? चलिए इसकी जरा सी बात कर लेते हैं कि ये अगर उसका इंजन खराब है, मैंने देखा था वो वीडियो जो इंडियन टीवी चैनल पे चल रहा था, वो कमोडोर जो है उनका नाम है अनिल सिंह जी, वो 4 सबमरीनों के कमांडिंग ऑफिसर इंडियन नेवी में रह चुके हैं और बकौल उनके, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं कि दुनिया का कोई कमांडिंग ऑफिसर, खास तौर से इंडिया का, जब पाकिस्तान का रुख करेगा तो कभी भी सरफेस पे अपनी सबमरीन को लेकर नहीं आएगा, चूंकि ये सबमरीन चलाने की बुनियादी बेसिक्स के खिलाफ है, बुरी ट्रेनिंग है और सिर्फ इमरजेंसी में आएगा, जैसा आपने कहा। अब जरा इमरजेंसी भी सुन लें। इंडियन नेवी की सबमरीन की तारीख जो है वो ये है कि उसने बेतहाशा एक्सीडेंट्स हुए। मैं उनमें से सिर्फ आपको 3 एक्सीडेंट्स बता देता हूं कि 2013 में सबमरीन में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसमें बहुत सारे अफसरों की और बहुत सारे जवानों की जान गई और वो अपनी तारीख का एक बदतरीन वाकया है जो इंडियन नेवी में हुआ। फिर 2014 में फिर सबमरीन में एक्सीडेंट हुआ जी। इन 2 एक्सीडेंट के लगातार होने पर गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को फारिग कर दिया,
उनको रेजिग्नेशन देने पर मजबूर कर दिया जी। और उस वक्त वहां पर जो एडमिरल थे, जो उनके चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थे, वो एडमिरल जोशी थे कि उन्होंने ये काम किया। तो अगर मेंटेनेंस की सूरत हाल ये है कि दुश्मन के मुल्क की तरफ चल रहे हैं और इंजन खराब हो जाए, तो आप जरा सोच लें कि ऑपरेशन में तो बात खराब हुई, मेंटेनेंस की बात भी किस कदर खराब हो गई। बिल्कुल सही है। उबैदुल्लाह साहब, ये बताइए कि एक आम आदमी के ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि सबमरीन अगर पाकिस्तान की सरहद का और पाकिस्तान में दाखिल होने की बार बार कोशिश करती है और इसको ब्लॉक करके वापस धकेल दिया जाता है, एक आम आदमी के ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान की हुदूद में इसको तबाह क्यों नहीं कर दिया जाता, जैसा कि अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया था। इसका क्या जवाब देंगे आप? जी देखिए, उसमें जरा मुख्तलिफ बातें हैं। जब तक कोई भी दुश्मन की सबमरीन, हवाई जहाज या पानी का जहाज, वॉरशिप हमारे टेरिटोरियल वाटर में दाखिल नहीं होता, उस वक्त तक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसको अटैक नहीं किया जा सकता जी। दूसरी बात यह है कि अगर इसके बावजूद वो ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है और उसकी सकनात और उसके एक्शन और उसकी मनूवरिंग ऐसी है जो हमारे लिए एक थ्रेट का बाइस बन सकती है, इवन आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर, तो हम उसको जाके वार्न भी कर सकते हैं और पकड़ के उसको उसका मुंह वापस हिंदुस्तान की तरफ। बहुत शुक्रिया कोमोडोर उबैदुल्लाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, वक्त मेरे पास खत्म, माजरत चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।